हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना एक अधेड़ उम्र की बुजुर्ग औरत है जिसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, अपने पोते की शादी और उसके बच्चे देखना। सालों का इंतजार खत्म होने को है क्योंकि आज उसके पोते रौनक की शादी है। शादी की तमाम साज बाज वो अपने हाथों से कर रही है। उसकी बूढ़ी आंखों में पोते को लेकर अनेकों आशाएं थी जिसके बारे में वो सोच रही थी। तभी रौनक हाथों में खाने की थाली लिए हुए चल कर आता है और बोलता है, दादी माँ, मुझे मालूम था कि आप किसी न किसी काम में ही लगी होंगी। कभी भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, जब देखो लापरवाही करती रहती हैं। चलिए आइए खाना खाइए। सुबह से भूखी प्यासी काम में लगी हो आप। माँ कहाँ है जो आप ये सब कुछ कर रही हैं? तू अपनी दादी को बोलने का मौका तो दे, तब से मुझे डांट लगा रहा है। मेरी भी तो बात सुन, मेरी खुशी के आंसू नहीं दिख रहे तुझे? आपकी आंखों में मुझे नींद और बहुत सारी थकावट दिख रही है। दत्त पगले, अब आराम ही तो करना है। बरसों का सपना आज पूरा होने जा रहा है। तेरे सर पर सहरा सजेगा, तू दूल्हा बनेगा। काश आज ये दिन देखने के लिए तेरा बाप भी जिंदा होता। बूढ़ी दादी माँ को भावुक होता देखकर और उसकी आंखों में आंसू आता देखकर रौनक बात को पलटते हुए कहता है, ओफो दादी माँ, आप भी ना इतनी खुशी के मौके पर गंगा जमुना बहाने लगी। चलिए अपने पोते को तैयार कर दीजिए। जहाँ रौनक के लिए उसकी दादी सब कुछ थी, तो वहीं उसकी माँ गायत्री के लिए मीना सिर्फ एक बोझ थी। मीना गायत्री को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। दूल्हे के लिबास में रौनक घोड़ी चढ़कर अपनी होने वाली दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां सभी रस्मों रिवाजों के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और रौनक अपने घर वापस आता है, जहां गायत्री हाथों में आरती की थाली लिए हुए खड़ी होती है। ये देखकर रौनक बोलता है, एक मिनट रुकिए माँ। दादी माँ, आप इस घर में सबसे बड़ी हैं। जब माँ बहू बनकर आई थी तो आपने ही उनका स्वागत किया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी इस बहू का स्वागत भी आप अपने हाथों से ही करो। पर बेटा गायत्री। दादी माँ को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्यों माँ, आपको कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे भला क्या आपत्ति होगी। इस बुढ़िया ने मेरे बेटे पर पता नहीं कौन सा जादू टोना कर रखा है। जब देखो दादी की रट लगाए रखता है। जाने कब ऊपर वाला इसका बुलावा भेजेगा ताकि इससे पीछा छूटे। एक तरफ गायत्री तो दूसरी तरफ रौनक की नई नवेली पत्नी नोरा अपने मन में कहती है, ओ गॉड डिस्गस्टिंग। ये बुढ़िया क्या कछुए की तरह धीमे धीमे काम कर रही है। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। वक्त गुजरने के साथ कुछ दिनों बाद रौनक को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। उसके जाते ही नोरा गिरगिट की तरह रंग बदलकर बूढ़ी दादी माँ के कमरे में आकर उसके चेहरे पर बेरहमी से ठंडा पानी डालते हुए कहती है, ए बुढ़िया, सुबह नहीं हुई क्या तेरी? चल उठ और फटाफट से काम पर लग जा। बहू, ये क्या तरीका है अपनी दादी से बात करने का? अरे इतनी बेरहमी से तो कोई जानवर को भी नहीं जगाता। सुबह सुबह ना मुझे तेरी कोई नौटंकी नहीं सुननी है, समझ गई? ये तो ठंडा पानी था। अब अगर 1 मिनट भी और देर की ना तूने तो तेरे ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दूंगी। बहू का जालिम अवतार देखकर बूढ़ी दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डरी सहमी हुई किचन में कदम रखती है, जहाँ बुढ़ापे में उसे कोई संभालने वाला चाहिए था, तो वही बूढ़ी दादी को घर का सारा काम काज संभालना पड़ता है। थकी हारी मीना काम कर रही होती है। तभी कमरे से उसके पोते की जालिम बहू चीखते हुए बोलती है, ओहो बुढ़िया, अभी तक तेरी साफ सफाई नहीं हुई है क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नोरा ये बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे से उसकी सास गायत्री घर के अंदर कदम रखती है और बूढ़ी मीना को काम काज करता देखकर चिल्लाती हुई कहती है, बहू, अरे ओ बहू, बाहर आ। नोरा गायत्री की सख्त बोली सुनकर बाहर आती है और अपने मन में कहती है, ओ शिट, माँ जी ने देख लिया। कहीं ये रौनक के सामने सच ना उगल दे। पता नहीं अब क्या होगा। ये सब क्या है? बहू, तेरे रहते हुए तेरी दादी सास काम कर रही है और तू उन्हें हुक्म पर हुक्म दिए जा रही है।
और धमका तो ऐसे रही है। तुझे क्या लगता है कि ये सब देखकर मैं चुप बैठूंगी? अगर तुझे ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है। माँ जी आप भी? हाँ बहू, तेरी तरह मैं भी इस बुढ़िया को जरा भी पसंद नहीं करती। ये मुझे फूटी आँख नहीं भाती। मेरा बस चले तो मैं इसे अभी के अभी परलोक पहुँचा दूँ। माँ जी आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। ए बुढ़िया सुन, अदरक इलायची वाली बढ़िया चाय बना कर ना मेरे और सासू माँ के लिए कमरे में ले आ, समझी? हाँ बहू। बूढ़ी मीना अपनी अंतिम आस को टूटता देखकर किचन में चाय बनाते हुए बिलक बिलक कर रोकते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या मेरी जिंदगी में? मेरी नजरों के सामने पहले तूने मेरे बेटे को छीन लिया और अब मेरी पोता बहू वो मुझ पर ऐसे जुल्म ढा रही है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ले। वक्त बीतता है और धीरे धीरे बहू के जुल्म भी बढ़ते चले जाते हैं। अपने ही घर में बूढ़ी दादी बेबस और लाचार महसूस करने लगी थी। दिन भर की थकी हारी मीना जैसे ही खाने के लिए बैठी होती है, तभी नोरा उसके हाथों से थाली छीनते हुए कहती है, क्यों रे बुढ़िया, नरक में चली गई थी क्या? कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? पर बहू मुझे सच में तेरी कोई आवाज नहीं आई। ज्यादा तेज जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया था। अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। एक दिन भूखी रहेगी ना तो अच्छे से लाइन पर आ जाएगी। ये मुफ्त का खा खा कर ना तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर। अपनी बूढ़ी दादी सास पर थोड़ा तो तरस खा ले। मैं दिन भर भूखी कैसे रहूंगी? अरे अरे, दादी माँ को खाना चाहिए, अभी लाती हूँ। जालिम बहू किचन में जाकर 2 दिन पुराना खाना लाकर उसके आगे रखते हुए कहती है, ले खा ले बहू। और कितने जुल्म करेगी बेटा मुझ पर? मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो तू मेरे साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव कर रही है? ये सूखी रोटी मेरे कमजोर दांत नहीं चबा पाएंगे। नहीं चबाई जाती तो जाकर मर जा। आज से तुझे यही खाना मिलेगा। बूढ़ी दादी लगातार बहू के जुल्मों का शिकार होती रहती है। अपनी बहू के हुक्म पर वो पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर कामकाज करती, तब जाकर उसे एक वक्त की रूखी सूखी रोटी नसीब होती। नोरा दिन भर महारानियों की तरह अपनी फरमाइशें पेश करती। कभी वो कमरे में गंदगी फैलाती तो कभी रसोई में। मीना रसोई में ढेर लगे बर्तनों को धो रही थी, तभी एक तेज धार वाली कटोरी से उसका बुरी तरह से हाथ कट जाता है और वो दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरा हाथ। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह मातम भरी आवाज में चीख रही है? बहू बेटा, मेरा हाथ कट गया, मुझसे ये बर्तन नहीं धुलेंगे, साबुन बहुत लग रहा है। अरे थोड़ा सा कटा है, कट के अलग नहीं हुआ है, जिंदा है तू, मरी नहीं है। चुपचाप से बर्तन धो और उसके बाद खाने की तैयारी कर, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इस घर से तुझे बाहर निकालते हुए। ना बहू ना, मुझे घर से मत निकाल, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है और नोरा कॉल को रिसीव करती हुई बोलती है, हेलो नोरा, मेरी दादी माँ से बात कराना। जी जी। सुन बुढ़िया, अगर तूने रौनक जी के सामने मुंह खोलने की कोशिश की ना तो तेरा वो हश्र करूंगी कि तू भूल नहीं पाएगी। हेलो रौनक बेटा। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का। पता नहीं जब से मैं यहाँ आया हूँ आपको लेकर अजीबोगरीब सपने देख रहा था। खैर छोड़िए, मैं आज घर वापस आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है और नोरा कहती है, क्या कहा रौनक जी ने? वो आज घर आ रहा है। वक्त बीतता है और रौनक घर वापस आता है, जहाँ उसकी नजरें अपनी बूढ़ी दादी को ढूंढती है और वो कहता है, दादी माँ कहाँ है? जी, दादी माँ तो अपने कमरे में आराम कर रही है। रौनक दौड़ते हुए कमरे में आकर अपनी दादी के गले लगता है और कई दिनों से सह रहे बहू के जुल्मों के बाद आखिरकार बूढ़ी मीना को अपने पोते का प्यार नसीब होता है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर रौनक कहता है, अरे दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? और आप इतनी कमजोर कैसे हो गईं?
ये हाथ कैसे कट गया आपका? वो जी वो क्या है ना, आपके जाने के बाद दादी माँ आपको रात दिन सुबह शाम हर घड़ी याद करती थी, और आज इतने वक्त बाद आपको अपनी सामने देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए, है ना दादी माँ? हाँ, बहू सही कह रही है बेटा। अपनी दादी की बिगड़ी अवस्था और लड़खड़ाती जुबान रौनक को खटकने लगती है, और जैसे ही रौनक मोहल्ले में जाता है तो सभी उसकी बीवी के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा उसके सामने रख देते हैं, और सच जानकर रौनक को बेहद गुस्सा आता है और वो दौड़ते हुए अपनी दादी के पास जाकर कहता है, क्यों दादी माँ, क्यों? आखिर क्यों आपने चुप रहकर जुल्म सहा? पर आज मैं आपके एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगा। माँ, नोरा, बाहर आओ। जी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है बेटा? बंद करो ये ढोंग और ये झूठा दिखावा। तुम दोनों ने दादी माँ पर जितने जुल्म और अत्याचार किए, मुझे सब कुछ पता चल गया। अरे शर्म नहीं आई एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा करते हुए? हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? माँ, आपसे तो मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। आप जरा तो सोचती कि जब ये जालिम दादी माँ के साथ ऐसा कर रही है तो कल को आपके साथ क्या करेगी। शायद आप भूल गई हैं कि ये घर दादी माँ के नाम पर है। उठाइए अपना बोरिया बिस्तरा और निकल जाइए दोनों की दोनों। अब मैं सिर्फ अपनी दादी माँ के साथ रहूंगा। नहीं रौनक बेटा, ऐसा मत कर। ये तेरी माँ है और एक तेरी बीवी है, दोनों औरतें हैं। ऐसे घर से बाहर मत निकाल बेटा, ये कहाँ जाएंगी। इतनी ज्यादती सहने के बाद भी मीना उनके बुरे बर्ताव को भूलकर उन्हें माफ करती है। इसी के साथ दोनों को अपने किए का बहुत पछतावा होता है, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है। और गुजरते समय के साथ मीना की आस भी पूरी हो जाती है और कुछ समय में वो दादी से परदादी बन जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुरेश अपनी बड़ी बहू बीना के सामने खाना रखकर उससे बोलता है, बहू तू ये खाना खा ले, नहीं तो आज भी तुझे भरपेट खाने को नहीं मिलेगा। नहीं बाबूजी, ये मैंने आपको खाने के लिए दिया है। अपने ससुर की तू इतनी सी बात नहीं मानेगी? अरे मैं जो जब चाहूँ तब खा लूँगा। सुरेश अपनी बड़ी बहू को खाने के लिए फोर्स कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बीवी सीमा आ जाती है और अपनी बड़ी बहू से बोलती है, बहू मैं देख रही हूँ, जब से छोटी बहू आई है ना तब से तेरे पर निकल चुके हैं। ओ तो महारानी का 2 रोटी से पेट नहीं भरता ना, इसीलिए तो अपने ससुर जी के हिस्से का भी खाना खाना है इनको। मेरा मन नहीं था खाने का, इसलिए मैं इसे यहाँ रखने आ गया। वैसे बड़ी बहू, अगर तुम 2 रोटी से 1 रोटी ज्यादा भी खा लोगी ना तो हमारे घर का राशन कम नहीं होगा। बाबूजी रहने दीजिए ना, आप कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते ना। और वैसे भी मैं यहाँ बड़ी बहू से बात करने आई थी, ना कि आपसे लड़ने। बहू मैंने तुझे बोला था ना कि स्टोर रूम साफ कर दियो, लेकिन अब तक तो किया नहीं तूने। सीमा अपनी बड़ी बहू को बहुत भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद उसकी छोटी बहू बबीता उसके पास आकर उससे बोलती है, माँ जी, सुबह से पूरे घर में घूम घूम कर चिल्लाते हुए आपके पैर और गला दर्द कर रहे होंगे। लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बबीता सीमा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है और बोलता है, पैर दबाने के बाद गला भी दबा देना बहू, क्योंकि कल से ना तुम्हारी सास के गले में दर्द है। क्यों सीमा? आप मत भूलिए कि ये मेरा घर है और यहाँ सबको मेरे हिसाब से रहना होगा। और छोटी बहू तू अगर बड़ी बहू की तरह रह सकती है तो इस घर में तू रह, अगर नहीं रह सकती तो जा अपने बाप के घर। माँ जी भूलिए मत कि मैं भी आपके छोटे बेटे की ही पत्नी हूँ, तो जितना इस घर पर आपका हक है ना और आपके बेटे का है, उतना ही हक मेरा भी है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी स्टोर रूम से उसको कुछ गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि बीना वहाँ पर अकेले ही स्टोर रूम की सफाई कर रही है। वो उसके पास जाकर बोलती है, अरे दीदी, आपने अकेले ही रूम साफ कर लिया, स्टोर की भी सफाई कर ली। अब चलो, आपने मेरी मदद भी नहीं ली, लेकिन अब जल्दी से डिनर करते हैं। नहीं बबीता, मैं कर लूंगी। वैसे भी माँ जी ने मुझे अकेले बोला है स्टोर की सफाई करने के लिए, मैं बाद में खा लूंगी। पर दीदी क्या हुआ, स्टोर रूम ही तो है, हम मिलकर साफ कर
लेंगे ना बाद में, अगर नहीं भी हुआ है तो। आप पहले चलिए कुछ खा लीजिए, बाबूजी ने बताया मुझे आपने सुबह से कुछ नहीं खाना है। आप ये सब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। इतना बोलकर वो बीना का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और उसके लिए खाना निकालने लगती है। जैसे ही बीना खाना खाने जाती है तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और बीना से कहती है, बड़ी बहू, तुझसे एक काम तो सही से होता नहीं समय पर, लेकिन हाँ खाना तो समय पे चाहिए महारानी को। मैं अभी कर देती हूँ। आप बैठिए दीदी। और माँ जी, शायद आपको पता नहीं है कि दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बिना खाए काम करेंगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। और थोड़ा कुछ खा लेने दो, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। छोटी बहू तू चुप कर, मैं तुझसे नहीं बड़ी बहू से बात कर रही हूँ। और बड़ी बहू तू, जो 3 टाइम का खाना एक ही बार में ठूस जाती है, काम एक ढेले का तो करती नहीं। माँ जी, आखिर दीदी भी तो इस घर की बड़ी बहू है, आप हमेशा उनके साथ ऐसे सोतेलो जैसा बर्ताव क्यों करती हैं? छोटी बहू, तुझे बड़ी बहू का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर लेकर ही क्या आई है अपने बाप के घर से? सीमा अपनी दोनों बहुओं को बुरा भला सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका पति सुरेश आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तो क्या है ना, बड़ी बहू अपने बाप के घर से संस्कार लेकर आई है, जो तुम तो बिल्कुल ही नहीं लाई। अगर तुम्हारे अंदर संस्कार होते तो तुम्हारी बोली भी मीठी होती। हाँ, आप तो मुझे ही ताने दोगे ना, क्योंकि बड़ी बहू तो आपकी पसंद की थी। हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे तुम बड़ी बहू को उसकी गरीबी का ताना देती हो। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कल अकेले बड़ी बहू स्टोर रूम की सफाई कर लेगी। अब तुम रोना बंद करो मेरी माँ। सीमा अपना रोना बंद करके सुरेश के साथ वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह उठते ही वो स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम की सफाई देखकर सीमा हैरान हो जाती है और अपनी छोटी बहू के पास जाकर उससे बोलती है, छोटी बहू, तूने कहीं उस करमजली की मदद तो नहीं की ना साफ सफाई में? नहीं माँ जी। अच्छा माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। माँ जी, मैं और दीदी तो दोनों ही आपकी बहुएं हैं ना, आपके ही सगे बेटों की, फिर आप दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इसलिए बहू, क्योंकि तू मेरी पसंद है और तेरे बाप ने तेरी शादी में इतना खर्चा किया कि पूछो ही मत। और बड़ी बहू, अरे उसके घर वालों के बारे में क्या ही बात करे, जिनके पास खुद का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। तेरे ससुर जी ने उसको इस घर की बहू बना दिए और वो बेशरम, अरे वो तो 2 जोड़े कपड़े में ही यहाँ आ गई मुंह उठा के, सीने पे सांप की तरह लौटने के लिए। अगर माँ जी आपको मेरे घर से भी कुछ नहीं मिलता तो क्या आप मेरे साथ भी ऐसे ही करती? अरे छोटी बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मैं भला तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी? तुझसे तो मेरे घर में धन की बारिश होती है, बारिश। और कल जो मेरे घर में कार के रूप में आने वाली है, कल तेरा बाप मुझे एक बढ़िया सी कार देगा। इतना बोलकर वो अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है और उससे कहती है, बहू, आज छोटी बहू के घर वाले आ रहे हैं, तो आज के दिन उससे कोई काम मत करवाइयो, और हाँ, उनके स्वागत के लिए अच्छा सा खाना बना लियो। इतना बोलकर सीमा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बीना हमेशा की ही तरह कामों में लग जाती है। कुछ ही देर के बाद बबीता के पिता मोहन उनके घर आते हैं। सीमा उनका स्वागत करती है और कुछ ही देर के बाद सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में मोहन जब वहाँ से जाने लगता है तभी सीमा मोहन को रोकते हुए उससे बोलती है, समधी जी, आज आप कार देने वाले थे, कार कहीं नजर नहीं आ रही। सीमा जी, आपने तो मना कर दिया था ना, ये बोलकर कि आपके पास सब कुछ है और अब आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। देखिए समधी जी, अगर आपको नहीं देना है तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि आपकी औकात नहीं है ऐसे कार देने की, मगर ऐसे झूठ तो मत बोलिए कम से कम। झूठ? कैसा झूठ? समधी जी ने और बबीता जी ने खुद मुझे बोला है फोन पर। और रही बात औकात की, तो भूलिए मत, मैं आपको पहले वो सब कुछ दे चुका हूँ जो आपने कभी देखा भी नहीं। मोहन सीमा के मुंह पर उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो अपनी छोटी बहू को घर से निकालने लगती है, जिस पर उसका पति सुरेश उससे बोलता है, सीमा, तुमने ना अपनी बड़ी बहू की कभी कद्र करी और ना ही कभी अपनी छोटी बहू को प्यार किया। अरे बबीता से प्यार का दिखावा तुमने बस चंद पैसों के लिए किया। अरे पागल औरत, पैसों से घर परिवार नहीं बना करते,
घर परिवार प्यार से बनते हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली जिनको पता है कि घर को कैसे जोड़कर रखें। माँ जी, आपने कभी मुझे एक बहू की तरह मान सम्मान दिया ही नहीं, पर आज भी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बस आप बबीता को घर से मत निकालिए, आप जो बोलेंगी इस घर में वही होगा। नहीं दीदी, बहुत हो गया। माँ जी को जो करना था उन्होंने सब कर लिया, और माँ जी मुझे इस घर से निकालेंगी? अरे मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, और जब तक आप आएंगी नहीं ना मुझे लेने और मेरी बातों का जवाब देने, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओगी बबीता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सबकी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और उसे समझ आ जाता है कि एक साथ रहने में ही हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। और वो अपनी दोनों बहुओं को रोककर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बीना और बबीता भी उसे खुशी खुशी माफ कर देती हैं और अपने परिवार के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।